आज तो कितनी तेज बारिश हो रही है, जैसे आज के बाद कभी बारिश ही नहीं होगी। इतनी आंधी और तूफान भी चल रहा है। मुझे तो डर है कि कहीं हमारे घर की छत ना उड़ जाए। किशोर और पूनम दोनों खाना खाने के लिए जैसे ही बैठते हैं, उनकी थाली में ऊपर से पानी टपकने लगता है। अब क्या करेंगे? ऐसे तो घर का सारा सामान भीग जाएगा। हाँ, सो तो है पूनम। एक काम क्यों नहीं करते? आप जाकर अपने दोस्त गोविंद से मदद क्यों नहीं मांगते? वैसे भी उनका घर तो कितना बड़ा है। अगर हमारा थोड़ा सा सामान रख लें तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते। हाँ वो तो है, लेकिन गोविंद भैया दिल के बहुत साफ हैं। एक बार पूछने में हर्ज ही क्या है। पूनम के कहने पर किशोर गोविंद के यहाँ जाता है। आहा, कितना अच्छा मौसम है आज का। बारिश होने की वजह से गर्मी से राहत मिली है। कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हाँ हाँ भाग्यवान, वो तो है। आज तो गरम गरम पकौड़े खाने का मन कर रहा है। हाँ क्यों नहीं, मैं अभी महाराज जी से कहकर पकौड़े बनवाती हूँ। ये लीजिए गर्मा गर्म पकौड़े। गोविंद और सीता बैठकर पकौड़े खा रहे होते हैं। अरे ये आपका दोस्त इतनी बारिश में कहाँ जा रहा है? पता नहीं सीता, मुझे तो उस बेचारे पर बहुत दया आती है। एक समय था जब उनका घराना गांव में सबसे ज्यादा अमीर हुआ करता था, लेकिन अब देखो किस्मत का खेल। अरे अरे, ये तो हमारे ही घर आ रहा है। हो सकता है किशोर को कुछ जरूरी काम हो। अरे ऐसा क्या जरूरी काम आन पड़ा? वैसे भी इन भिखारियों को अपने घर में न घुसने दूंगी मैं। ऐसा मत कहो सीता, मैं जाकर देखता हूँ। अरे किशोर, क्या हुआ? कोई मुसीबत आन पड़ी है क्या? बरसात एक मुसीबत ही तो है हम जैसे गरीबों के लिए। वैसे मैं तुमसे यह पूछने आया था, क्या तुम हमारे घर का जरूरी सामान अपने घर रख लोगे? अगर सामान हमारे घर में रहा तो सारा सामान गीला हो जाएगा। तभी पीछे से सीता आ जाती है। अरे वाह जी, हमारे घर को धर्मशाला देख रखा है क्या? जो कोई भी आएगा और हम उसका सामान यहाँ रख लेंगे। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम किशोर से? आप चुप रहो जी, मुझे पता है किससे कैसी बात करनी चाहिए। किशोर उदास होकर वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ? क्या कहा गोविंद भैया ने? गोविंद तो मेरी मदद करना चाहता था, लेकिन सीता भाभी, उनकी आदत तो तुम जानती ही हो। कोई बात नहीं, मेरे पास सारे सामान को अच्छे से रखने की एक तरकीब है। हमारा जो भी जरूरी सामान है उसे एक जगह पर रख देते हैं और प्लास्टिक से उसे ढक देते हैं, जिससे वह बरसात के पानी से बच जाएगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। फिर किशोर और पूनम दोनों ऐसा ही करते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। पूनम, बहुत दिन हो गए, अब मुझे काम ढूंढने जाना ही पड़ेगा। जो भी पैसे थे सब खत्म हो गए हैं। लेकिन इतनी बारिश में? हाँ पूनम, हम मजदूरों के लिए ठंड, गर्मी, बरसात सब एक बराबर ही होती है। किशोर काम ढूंढने निकल पड़ता है। अरे भाई साहब, आपके यहाँ कोई काम है? अरे नहीं नहीं भैया, इतनी बरसात में मैं तुम्हें क्या काम दूंगा। अभी कोई काम नहीं है, जब आएगा तब मैं बता दूंगा। किशोर गांव में हर जगह काम ढूंढने के लिए भटक रहा था। जब वह गांव के चौक में गया तो वहाँ काफी भीड़ थी। उसने आसपास के लोगों से पूछा, अरे भैया, ये चौक में आज इतनी हलचल क्यों है? अरे तुम्हें नहीं पता, 15 दिन बाद शहर के कुछ लोग यहाँ आकर मेला लगाने वाले हैं और बहुत बड़ा मेला होने वाला है। यहाँ दूर दूर से गांव और शहर के लोग आएंगे। तो भाई साहब, क्या मुझे यहाँ कुछ काम मिल सकता है? अरे भैया, काम क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। तैयारी करने के लिए बहुत से मजदूरों की जरूरत है, तो तुम भी हमारी थोड़ी मदद करवा दो। किशोर खुश होकर उनकी मदद करवाने लगता है। जब रात को किशोर घर आता है तो उसकी पत्नी पूछती है, क्या हुआ, कोई काम मिला? हाँ पूनम, तुम्हें तो पता है हमारे गांव में 15 दिन बाद एक बहुत बड़ा आनंद मेला लगने वाला है। वहाँ बहुत दूर दूर के गांव और शहर के लोग आएंगे। मेले का आयोजन करने वाले को मजदूर की ज़रूरत थी और मुझे काम की, तो बस मुझे वहाँ काम मिल गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने भी आज पास के कुछ घरों में काम ढूंढने के लिए बात की थी, तो उनमें से कुछ घरों में काम वाली की ज़रूरत थी। मैं भी वहाँ कल से काम शुरू कर दूंगी। थोड़ी देर बाद दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाना खाते समय किशोर कुछ सोच में पड़ जाता है। अरे क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस अपने बचपन के दिन याद कर रहा था। कैसे मैं पिताजी के साथ हमारी मिल में जाकर मस्ती किया करता था। पिताजी ने हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होने दी थी, लेकिन आज मेरी वजह से तुम्हें भी दूसरों के यहाँ जाकर काम करना पड़ रहा है।
जरूर यह सब मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। आप मन छोटा मत कीजिए। वैसे भी इन सब में आपका क्या दोष। वैसे मैं सोच रही थी क्यों ना गांव के मेले में हम भी किसी चीज का ठेला लगाएं। दूर दूर से लोग आएंगे तो मुनाफा भी बहुत होगा। अरे लेकिन मैंने तो जब से होश संभाला है तब से मजदूरी करने के अलावा और कुछ नहीं किया। अरे ऐसी निराशा की बातें मत कीजिए। याद है ना जब हमारी नई नई शादी हुई थी, उसी मिल में हम दोनों ने मिलकर काम किया था। मुझे आज भी वो खूबसूरत वक्त याद है। लेकिन कुछ सामान भी तो नहीं है। अरे लेकिन अभी मेले में भी तो समय है। हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ काम करेंगे तो मेले तक कम से कम इतने पैसे तो आ ही जाएंगे कि कुछ जोड़ी कपड़े बना सकें। अगले दिन किशोर फिर से मेले में काम करने के लिए पहुंच जाता है। पूनम भी पास के घर में जाकर काम करती है। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है। देखिए जी, मैंने 7 दिनों में 1000 कमा लिए हैं। हाँ, और ये लो, मैंने इतने दिनों से जो भी पैसे जमा किए थे, ये कुछ पैसे हैं। इन पैसों से कम हम थोड़ा सा काम तो शुरू ही कर सकते हैं। अब बस थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आपको कुछ दिखाती हूँ। अरे ये तो पापा जी की मशीन है ना? हाँ, यह वही मशीन है। लेकिन यह मशीन तो खराब हो गई थी। खराब नहीं, बस जाम हो गई थी। मैंने अच्छे से इसमें तेल डलवा लिया है और अब यह फिर से चलने लगी है। तुम तो बहुत समझदार हो गई हो पूनम। अभी हम बाजार चलते हैं और जो भी जरूरत का सामान है वहाँ से ले आते हैं और फिर कल से काम शुरू करेंगे। किशोर और पूनम दोनों बाजार जाकर जरूरत का सामान ले आते हैं। अगले दिन पूनम मशीन पर स्वास्तिक बनाकर उसकी पूजा करती है और दोनों अपने पिताजी का आशीर्वाद लेकर काम शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में देखिए, सही तो बना है ना? हाँ पूनम, ये तो बिल्कुल वैसा ही बना है जैसा पिताजी बनाया करते थे। पूनम और किशोर पूरे दिन भर में बहुत से कपड़े बनाते हैं। दोनों मिलकर उन कपड़ों में रंग भर देते हैं। अगले दिन उन कपड़ों में रंग भरने के बाद एक नई ही जान आ गई थी। अब हम बिल्कुल वैसे ही कपड़े बनाएंगे जैसे पिताजी बनाया करते थे। हाँ पूनम, उनके कपड़ों की तो बात ही कुछ अलग थी। पूनम अपने हाथ से कुछ कपड़ों पर मोर, कुछ कपड़ों पर तोता और कुछ पर फूल बना देती है और ऐसे ही करते करते वह सारे कपड़े तैयार कर देती है। अरे पूनम, तुमने ये हुनर कितने समय पहले सीखा था और आज तुमने बिल्कुल वैसे ही कपड़े तैयार कर दिए जैसे पिताजी सिखाया करते थे। अब बातें बनाने का वक्त नहीं है। सारे कपड़ों की गठरी बांध लीजिए, परसों मेले में तो लेकर जाना है ना। हाँ हाँ पूनम जी, आपका हुक्म सिर आंखों पर। पूनम और किशोर दोनों उन कपड़ों को अच्छी तरह तह करके रख देते हैं। मेले वाले दिन दोनों कपड़ों से भरी बोरियां उठाकर चौक मैदान की ओर निकल पड़ते हैं। अरे, ये दोनों भिखारी कपड़े उठाकर कहाँ जा रहे हैं? कहीं फिर से अपने घर का सामान लेकर तो मेरे यहाँ नहीं आ रहे। थोड़ी देर तक सीता उन पर नजर टिकाए रखती है। देखते ही देखते वह दोनों आगे निकल जाते हैं। अरे, ये दोनों भिखारी जा कहाँ रहे हैं? आखिर उनका पीछा करना पड़ेगा। तभी एक तांगे वाला सीता के पास से गुजरता है, जिस वजह से सीता पूरा कीचड़ में गंदी हो जाती है। अरे अंधे इंसान, तुझे इतनी बड़ी औरत नहीं दिखती? कहाँ चले गए? कहाँ चले गए वो दोनों? सीता इधर उधर देखने लगती है। उधर किशोर और पूनम दोनों एक जगह देखते हैं। वह जगह पर वे अपनी दुकान लगा लेते हैं। अरे देखिए, ये साड़ी कितनी सुंदर है और कितनी नई डिजाइन की है। हाँ, ये तो बहुत सुंदर है और तुम पर बहुत जचेगी। हाँ भाभी जी, ये साड़ी आप पर बहुत जचेगी। ये मात्र 500 की है। क्या? सिर्फ 500 की? और इतनी सुंदर साड़ी? तो फिर आप मुझे 2-3 साड़ियाँ दे दीजिए। पूनम और किशोर दोनों खुशी खुशी उस औरत को जो भी साड़ी मांगती है दे देते हैं। सीता पूरे दिन चुपचाप उन दोनों पर नजर रखे हुए थी। अरे, इन दोनों का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अच्छा जी, कपड़ा व्यापारी बनना है। रुको, तुम दोनों को अभी रास्ते पर लाती हूँ। सीता रात होने का इंतजार करती है। जैसे ही रात होती है, किशोर और पूनम दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। देखो, इनकी तो चाल ही बदल गई है। कैसे खुश होते जा रहे हैं, हवाओं में उड़ रहे हैं। अभी लाती हूँ इनको नीचे। सीता चुपचाप जाकर उनकी दुकान में आग लगा देती है। अब मजा आएगा जब सुबह आकर देखेंगे कि दुकान जल चुकी है। फिर आएंगे ये अपनी औकात में वापस, भिखारी लोग। पूनम और किशोर बहुत खुश थे। देखिए जी, आज हमारा काम बहुत अच्छा रहा है। बहुत मुनाफा हुआ है। ऐसे ही हमारा काम चलता रहा
तो हमारे भी अच्छे दिन जल्द आ जाएंगे। यह सब तुम्हारी वजह से ही है पूनम। तुम्हारे हुनर की वजह से आज हम दुकान बना सके हैं। जब अगले दिन वह अपनी दुकान पर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि दुकान पूरी तरह जलकर राख बन चुकी है। यह मंजर देखकर दोनों की आंखों से आंसू निकल आते हैं। पूनम, ये क्या हो गया? हमारी खुशियों को लगता है किसी की नजर लग गई है। पहले ही दिन हमारी दुकान को आग लग गई। अब हम क्या करेंगे? मैं तो खुद को मायूस हो गई हूँ। एक उम्मीद की किरण नजर आई थी, वो भी खत्म हो गई। लगता है भगवान को हमारी कोई दुआ ही मंजूर नहीं है। वे दोनों उदास होकर अपने घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में वे देखते हैं कि एक कार उनकी तरफ आती है और सामने आकर रुक जाती है। उसमें से एक अमीर आदमी निकलता है जो पूनम और किशोर की तरफ आकर उनसे करीब आकर पूछता है, क्या आप ही किशोर हैं, रामलाल चाचा के बेटे? हाँ जी, मैं ही हूँ। क्या हुआ? और आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। मेरा नाम दीमा है। बहुत समय से मैं आपकी तलाश में था। मुझे गांव के कुछ लोगों ने आपका बताया। मैं आपके घर से आ रहा हूँ। चलिए घर वापस। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है जो कि यहाँ नहीं हो सकती। ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है? चलिए हम दोनों आपके साथ चलते हैं। जब वे घर चले जाते हैं तो दीमा किशोर से उनके पिता के बारे में बात करना शुरू कर देता है और कहता है, तुम्हारे पिता रामलाल चाचा बहुत अच्छे इंसान थे। मैंने उन्हें कई बार देखा है और वह हमेशा दूसरों की मदद करते थे। आप मेरे पिताजी को कैसे जानते हैं? आपकी इस हालत के जिम्मेदार मेरे मनहूस पिताजी हैं। मैं किस मुंह से माफ़ी मांगूं? लेकिन मेरी हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती है, मेरे परिवार को क्षमा कर दीजिए। किशोर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। साफ साफ बताओ, पहेलियां मत बुझाओ। मेरे पिताजी आपके पिताजी की मिल में ही काम करते थे, लेकिन जलन के कारण उन्होंने और उनके एक मित्र ने फैक्ट्री में आग लगवा दी और मिल पर पहले से ही 10 लाख का कर्ज था, जिसकी वजह से आपके पिताजी की सारी ज़मीन और घर सब कुछ नष्ट हो गया और आपके पिताजी को यहाँ आना पड़ा। अब आपके पिताजी कहाँ हैं? वह एक दिन घर पर थे और घर में गैस का सिलेंडर फट गया और मेरे पिताजी का पूरा शरीर जल गया। आखिरी समय में उन्होंने हमें सारी बातें बताई। शायद उन्होंने जो आपके पिताजी के साथ किया था, भगवान ने उसी की सज़ा उन्हें दी थी। लेकिन मैं उनकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और हाँ, आप मेरे साथ चलिए। मेरे पिताजी की वजह से आपकी यह हालत हुई है। अरे भाई साहब, गांव छोड़ना होता तो कब का छोड़ देते। अपनी मिट्टी से बहुत प्यार था पिताजी को और मुझे भी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। आप मेरे साथ शहर चलिए और वहाँ जाकर अपना काम शुरू कीजिए। मैं अपने पिताजी की तरफ से पछतावा करना चाहता हूँ। देखो, अगर आप सच में मदद करना चाहते हो तो हमें धन दौलत की भूख नहीं है। हमें मेहनत से कमाया हुआ 2 वक्त का खाना मिल जाए, हम उसी में खुश हैं। हमें गांव में एक छोटा सा कपड़े का कारखाना और कुछ सिलाई मशीन दिलवा दीजिए। हम इससे मेहनत करके अपने पिताजी का कारोबार फिर से खड़ा करना चाहते हैं। बहुत अच्छी सोच है। ज़रूर भाई साहब, ज़रूर करूँगा। उसके बाद उस आदमी ने ठीक वैसा ही किया जैसा किशोर ने उसे कहा था। अब गांव में किशोर और पूनम पूरे जोर से काम करने लगे थे और गांव की कुछ और औरतों को भी पूनम के कारखाने में काम मिल गया था। उनकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही समय में उनका कारोबार ऊंचाइयां छूने लगा। ये कहानी है सूरजपुर गांव की। इस गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहा करता था। रामू अपनी पत्नी अनुराधा और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रामू गांव के जंगलों से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचने का काम करता था। लकड़ियां बेचकर आए पैसों से वह अपने परिवार का पेट पालता था। अप्रैल का महीना आ चुका था। गर्मी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। घर से बाहर निकलते ही ऐसा लगता था जैसे आग की भट्टी जल रही हो। सूरजपुर गांव में यूं तो अक्सर गर्मी के समय तापमान 40 डिग्री तक चला जाता था, मगर इस बार तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था। गर्मी से लोगों का बुरा हाल था। दिन हो या रात, लोग गर्मी से बेहाल थे। इस साल गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी है। सूरज जैसे आग बरसा रहा हो। इस तेज गर्मी में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। जब कोई धूप में बाहर निकलता है तो ऐसा लगता है जैसे शरीर किसी आग की भट्टी में तप रहा हो। हर तरफ गर्मी ही गर्मी है और लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। हाँ जी, इस साल की गर्मी तो सच में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमसे तो अच्छे वे शहर वाले हैं जिनकी किस्मत में आराम है, जो दिन भर एसी में बैठकर ठंडी ठंडी हवा का मजा लेते हैं। और एक हम गरीब, सारे दुख, सारी परेशानियां बस हमारे ही हिस्से में आती हैं। न जाने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था
जो इस जन्म में भगवान ने हमें इतना गरीब बना दिया। इतनी तपती गर्मी में हम तो एक कूलर भी नहीं खरीद सकते। जरा सुनिए, अगर हो सके तो इस गर्मी में हमें एक कूलर दिलवा दीजिए। बहुत गर्मी लगती है। अगर कूलर की ठंडी ठंडी हवा चलेगी तो हमारा घर भी ठंडा रहेगा। और जब आप इतनी कड़ी धूप में मेहनत करके घर लौटेंगे तो वही ठंडी हवा आपके शरीर को लगेगी और आपकी सारी थकान चुटकियों में दूर हो जाएगी। तभी भोला और चिंकी भी बोल पड़ते हैं, हाँ पापा, हमें कूलर दिला दो ना, हमें बहुत गर्मी लगती है। पापा, परसों जब हम जमींदार जी की दावत में गए थे तो उनके घर पर बड़े बड़े कूलर लगे थे। बहुत ही ठंडी हवा आ रही थी। पापा, हमें भी कूलर दिला दो ना। अनुराधा, तुम्हें तो पता है ना कि मैं कूलर नहीं ला सकता। कूलर बहुत महंगा आता है और हमारे गांव में तो कूलर केवल जमींदार जी के पास है या गांव के कुछ अमीर लोगों के पास। अगर कूलर इतना सस्ता होता तो गांव के हर घर में कूलर होता। हम गरीब लोग हैं, हम कूलर जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत पैसे चाहिए जो हमारे पास नहीं है। इतना कहकर रामू काम के लिए निकल जाता है। चलो बच्चों, जाओ अपने स्कूल का काम करो। लगता है हमारा कूलर का सपना सपना ही रह जाएगा। अरे भगवान, क्या करूं? अनुराधा और बच्चे कूलर की मांग कर रहे हैं। मैं उनकी ये इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, मगर इतने पैसे नहीं हैं कि उनके लिए कूलर खरीद सकूं। लकड़ियों को बेचकर जितने पैसे आते हैं उसमें तो मुश्किल से खाने पीने का इंतजाम हो पाता है। तो ऐसे में कूलर के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? आज घर जाते समय एक बार कूलर की दुकान पर जाकर उसका दाम पूछ कर आऊंगा। लकड़ियाँ काटने के बाद रामू घर जाते समय एक कूलर की दुकान पर जाता है। भैया, इस कूलर का क्या दाम है? 4000 रुपए से शुरू है। बताइए, आपको कौन सा कूलर चाहिए? ये बड़ा वाला या ये छोटा वाला? ये बड़ा वाला बिल्कुल ऐसी जैसी ठंडी हवा देता है। कृपया बताइए, कौन सा लेना है? भैया, अभी बस में दाम पता करने आया था, अभी मैं जाता हूँ। हे भगवान, 4000 रुपए! इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। रामू घर को निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे एक भंगार की दुकान दिखाई देती है जहाँ पर एक पुराना कूलर पड़ा था। रामू उस दुकान पर जाता है और दुकान के मालिक से पूछता है, भैया, ये कूलर चलता है क्या? हाँ भैया, बिल्कुल चलता है। एकदम चलता हुआ कूलर है, सिर्फ 1000 रुपए का। 1000 दो और कूलर ले जाओ। भैया, कुछ कम हो सकता है क्या? नहीं नहीं, 1000 में ही मिलेगा, इससे कम नहीं दे पाऊंगा। अगर लेना है तो पूरे 1000 देने होंगे। 1000 रुपए तो मेरे पास नहीं है, क्या करूं? कुछ देर सोचने के बाद रामू का ध्यान गांव के जमींदार पर जाता है जो गांव के जरूरतमंद लोगों को पैसे उधार देते थे। एक काम करता हूँ, जमींदार जी से 1000 रुपए उधार ले लेता हूँ और इस बार ज्यादा लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेचूंगा और जो पैसे मिलेंगे उनसे मैं जमींदार जी के पैसे वापस कर दूंगा। हाँ, यही सही रहेगा। मुझे जमींदार जी के पास जाना चाहिए। वह भले इंसान है, वह जरूर मेरी मदद करेंगे। रामू जमींदार के पास जाता है और उससे 1000 रुपए उधार मांगने की बात करता है। जमींदार उसे उधार देने के लिए राजी हो जाता है। ठीक है रामू, ये लो 1000 रुपए, पर जैसा तुमने कहा है कि तुम 1 महीने के बाद ये पैसे वापस कर दोगे तो मुझे समय पर लौटा देना। मुझे और लोगों को भी पैसे उधार देने होते हैं। ठीक है जमींदार साहब जी, मैं आपको महीने की आखिरी तारीख को ये पैसे लौटा दूंगा। पर जमींदार जी, मुझे इसका कितना ब्याज देना होगा? रामू, तुम इतनी छोटी बात क्यों करते हो? तुमने तो बस 1000 रुपये ही लिए हैं ना। भला 1000 रुपये में मैं तुमसे क्या ब्याज मांगूंगा? तुम बस जितने लिए हैं उतने ही समय पर वापस कर देना। जमींदार साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके पैसे समय पर लौटा दूंगा। इतना कहकर रामू वापस भंगार की दुकान पर जाता है और दुकान के मालिक को 1000 रुपए देकर कूलर घर ले आता है। घर में कूलर को देखकर अनुराधा और बच्चे बहुत खुश होते हैं। ये कूलर कहाँ से लाए आप? और आपके पास इसे लेने के पैसे कहाँ से आए? बताइए ना, आपकी कोई लॉटरी लगी है क्या? हाँ, बताता हूँ, थोड़ा सब्र रखो। ये कूलर मैंने भंगार की दुकान से खरीदा है और पैसे मैंने जमींदार साहब से उधार लिए थे। बस इसी से ये कूलर खरीदा है। तुम्हें और बच्चों को कूलर चाहिए था ना, तो बस मैं ले आया कूलर। चलो इसे चालू करके देखते हैं, आखिर ये कैसी हवा देता है। जैसे ही रामू कूलर चलाता है, पूरे घर में कूलर से ठंडी ठंडी हवा बाहर आने लगती है। अनुराधा और बच्चे भी कूलर की ठंडी ठंडी हवा का मजा लेते हैं। इस तरह खुशी खुशी
कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब ये बात गांव में धीरे धीरे फैलने लगती है कि रामू के घर पर कूलर लगा है। गांव में बहुत कम ही लोगों के पास कूलर था, और जिसके पास भी था वह या तो जमींदार थे या गांव के कुछ रईस। गांव में रहने वाले आम लोगों के पास कूलर नहीं था। भाई, मैंने सुना है वह जो रामू लकड़हारा है ना, उसने कूलर ले लिया है। क्या बात कर रहे हो लाला भाई? वह तो पूरे गांव में कहता फिरता है कि उसकी ज्यादा कमाई ही नहीं होती। वह तो इतना ही कमाता है कि अपने परिवार का गुजारा कर पाए, तो उसने कूलर कहाँ से ले लिया? अरे भाई, कल मैंने उसे जमींदार जी के घर जाते हुए देखा था। जरूर जमींदार जी से कर्ज लेकर लिया होगा। हाँ, यही हो सकता है। भला हम गरीब लोग कूलर कहाँ से खरीद सकते हैं? मेरी भी पत्नी कुछ दिन पहले जिद कर रही थी कि कूलर खरीद लो, बहुत गर्मी लगती है। और अब तुम बताओ, हम गरीब लोग कूलर कहाँ से खरीदें? मैं सोच रहा हूँ क्यों ना रामू से बात करके देखूं, आखिर उसने कूलर कैसे खरीदा और कहाँ से खरीदा है, और वह इसके पैसे कैसे भरेगा। हरिया अगले दिन जब काम पर जाता है तो लाला उसे रोकते हुए कहता है, अरे रामू भाई, मैंने सुना है तुमने एक नया कूलर खरीदा है। अरे नहीं लाला भाई, नया कूलर नहीं है। नए कूलर के पैसे कहाँ से आएंगे? वह एक पुराना कूलर है, एक भंगार की दुकान में मिल रहा था, तो मैंने जमींदार जी से थोड़ा कर्ज लेकर खरीदा। ओह अच्छा, तुमने पुराना कूलर कर्ज से खरीदा है? हाँ लाला भाई, अब इतने तो पैसे थे नहीं कि नया कूलर खरीदा जा सके, और बच्चे भी बहुत जिद कर रहे थे कि पापा इस बार कूलर ला दो, तो मुझे भंगार की दुकान पर ये पुराना कूलर दिखा और मैंने उसे खरीद लिया। अब मैं काम पर जा रहा हूँ, जमींदार जी का कर्ज भरना है ना, इसलिए ज्यादा काम करना पड़ेगा। चलो भाई, अच्छा हुआ कि तुमने कूलर खरीद लिया। अब मेहनत करके जमींदार जी का कर्ज जल्दी चुका देना। हाँ भाइयों, मैंने रामू से बात की थी। वो एक पुराना कूलर है जो उसने कर्ज पर लिया है, जिसके लिए अब रामू को ज्यादा मेहनत से काम करना पड़ता है ताकि वो जल्दी से जल्दी जमींदार का कर्ज चुका सके। चलो अच्छा है, आखिर अपनी मेहनत से रामू ने कूलर खरीद ही लिया। अब उसे और उसके परिवार को इस झुलसती गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। जी सुनिए, सारे मेहमान घर आ चुके हैं और आपको तो पता ही है बाहर कितनी गर्मी है। इतने सारे लोगों की मौजूदगी से घर में गर्मी और बढ़ गई है। कृपया कहीं से कूलर का कोई इंतजाम कर दीजिए। सुनीता, तुम्हें तो पता है ना, अभी शादी में कितना खर्च हो गया है। कूलर जैसी महंगी चीज खरीदने के लिए अब पैसे नहीं बचे हैं। इतनी मेहनत से एक एक पैसा जोड़कर मैं आज बेटी की शादी कर पा रहा हूँ। अगर सारे पैसे कूलर में लगा देंगे तो फिर बेटी की विदाई कैसे होगी? मैं ये सब नहीं जानती, बस आप कहीं से एक कूलर का इंतजाम कर लीजिए। बेटी के ससुराल वाले भी अब आते ही होंगे। अगर उन्होंने देखा कि हमारे घर में एक कूलर तक नहीं है तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। जी, आपसे बस यही विनती है कि कहीं ना कहीं से कूलर का जुगाड़ कर दीजिए। तभी दयानंद का ध्यान गांव के लोगों की तरफ जाता है। भाई, मैंने सुना है वह जो रामू लकड़हारा है ना, उसने कूलर ले लिया है। मैं रामू से बात करके देखता हूँ, क्या पता वह मुझे कुछ दिनों के लिए कूलर किराए पर देने को तैयार हो जाए। ठीक है सुनीता, तुम सारे मेहमानों का ध्यान रखो, मैं कूलर का कुछ इंतजाम करता हूँ। रामू, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बोलिए दयानंद जी, आपको क्या काम है? रामू, क्या तुम कुछ दिनों के लिए मुझे अपना कूलर किराए पर दे सकते हो? मैं तुम्हें प्रतिदिन के हिसाब से पैसे दे दूंगा। वहाँ मेरी बिटिया की शादी है ना, और घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, और तुम्हें तो पता ही है कि गर्मी कितनी बढ़ गई है, तो इसलिए कुछ दिनों के लिए कूलर चाहिए था किराए पर। दयानंद जी, आपको तो मालूम है ना कि मेरे घर में सिर्फ एक ही कूलर है। अगर मैं ये आपको दे दूंगा तो मेरे घर वाले इस गर्मी में कैसे रहेंगे? उन्हें भी तो इसकी बहुत जरूरत है। तभी अनुराधा के मन में एक विचार आता है और वह दयानंद जी से आदर पूर्वक कहती है, हाँ ठीक है दयानंद जी, हम आपको कुछ दिनों के लिए कूलर दे देंगे, लेकिन आपको प्रतिदिन के हिसाब से 20 रुपए देने होंगे, जितने दिन तक आप कूलर रखेंगे। दयानंद एने राधा की बात से सहमत हो जाता है और वह कूलर ले जाता है। जी, मेरे दिमाग में एक विचार आया है, क्यों ना हम कूलर किराए पर दिया करें, क्योंकि गांव में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें गांव के छोटे मोटे समारोहों के लिए कूलर की जरूरत तो पड़ेगी ही। तो क्यों ना हम अपने कूलर को किराए पर देने का काम शुरू करें, इससे हमारी कमाई का एक जरिया भी बन जाएगा। बात तो तुम ठीक कह रही हो अनुराधा, पर हमारे पास तो एक ही कूलर है। अगर वो तुम गांव गांव में भेजती फिरोगी तो तुम हवा कैसे खाओगी? आखिर ये कूलर तो मैंने तुम्हारे और बच्चों के हवा खाने के लिए लाया था। अजी, कुछ दिन की तो बात है,
जब कूलर को उधार पर देंगे तो उससे कुछ पैसे भी तो आएंगे। हम उन पैसों से एक और कूलर खरीद लेंगे। अब बोलो, कैसा लगा मेरा विचार? हाँ अनुराधा, विचार तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। थोड़े ही दिन में किराए पर कूलर देने की वजह से रामू के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और वह आए पैसों से जमींदार जी से लिए हुए पैसे वापस कर देता है और बाकी बचे पैसों से एक और पुराना कूलर खरीद कर ले आता है और उसे अपने घर में लगा देता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। तभी तीसरे दिन उसके घर पर 2 व्यक्ति आते हैं। रामू, क्या तुम कुछ दिनों के लिए मुझे अपना कूलर किराए पर दे सकते हो? मैं तुम्हें प्रतिदिन के हिसाब से पैसे दे दूंगा। अरे भाई, मुझे भी रामू से कूलर किराए पर चाहिए था। भाई तुम बात को समझो, मुझे कूलर की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तुम परसों ले जाना, मुझे यह कूलर आज और कल के लिए चाहिए। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब मेरे पास 2 कूलर है, एक आप ले जाइए और एक आप ले जाइए। तभी रामू के घर पर एक आदमी और आ जाता है। रामू भाई, मुझे आज के लिए तुम्हारा कूलर किराए पर चाहिए था। भाई, अब तो मेरे पास 2 कूलर थे और दोनों किराए पर चढ़ चुके हैं। अभी मेरे पास कोई भी कूलर नहीं है। मुझे माफ करना, मैं अभी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इस तरह रामू का कूलर का व्यापार अच्छा खासा चलने लगा था। थोड़े ही दिनों में रामू की कमाई अच्छी हो जाती है, जिससे वह अब और नए कूलर खरीद कर ले आता है और उन्हें गांव में किराए पर देने लगता है। थोड़े ही दिनों में रामू ने कूलर के किराए के आए पैसों से बहुत सारे नए कूलर खरीद लिए थे। अनुराधा, अब मेरे पास बहुत सारे कूलर हो गए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना